तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। चलिए इस कड़ी में हम लोग देखेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीके जीएस से होंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे वो सचिवालय सहायक पीएसएससी के द्वारा होने वाले उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और बीपीएससी द्वारा जो होने वाले पद है एटीओ इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वाजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं मतलब होने दिया, दिल्ली में दाखिल किस नहीं होने दिया। देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को मुगल बाद मतलब ये मुगल बादशाह था जिसे वाजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल जो रहा, इसका जो कार्यकाल कितना रहा, 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। ठीक, देखिए उसका वास्तविक जो नाम था अली अली गौहर था। इसका जो वास्तविक नाम क्या था शाह आलम द्वितीय का, अली गौहर, अली गौहर था। देखिए इसके जो पिता थे आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के समय ये कहाँ रहता था, आलमगीर द्वितीय का जब मृत्यु हुआ था तब ये बिहार में था। कहाँ था, बिहार में था, बिहार में था। यद्यपि मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, यह इसके पिता की मृत्यु जब हुई तब इसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते यह बिहार ही रहा और दिल्ली के सिंहासन में 1760 से 1771 तक 1760 से 1771 तक मतलब खाली रहा। जो मुगल बादशाह था दिल्ली का दरबार 1760 से 1700 कितना 1771 तक ये खाली रहा। मतलब जो दिल्ली दरबार था मुगल बादशाह का, ये 1760 से 1771 तक खाली रहा क्योंकि ये बिहार में था। और जब इसके पिता की मृत्यु हुई थी आलमगीर द्वितीय के समय, तो उस समय ये मतलब वहाँ पे गुटबाजी के कारण ये वहाँ से नहीं आया। देखिए फिर क्या हुआ कि ये जो 1772 में ये क्या किया, मराठों की सहायता से ये मराठों की सहायता से वह दिल्ली मतलब दिल्ली तक पहुंचा और आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेज का आधिपत्य हुआ था। किसके समय में, आलम द्वितीय के समय में ही अंग्रेजों का मतलब दिल्ली पर अधिकार हुआ था 1803 में। ठीक, इतना चीज आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है कि देखिए ये जो है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में किस कला का विभिन्न शैलियों का प्रदर्शन है। ये जो आंसर है उसका चित्रकला का विभिन्न मतलब शैलियों प्रदर्शन का ये मतलब उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कह रहा है गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। जब गुप्त सम्राट जो थे वो कहते थे लोग कि वो दैवीय अधिकारियों को मतलब उनके अंदर विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 कह रहा है कि उनका जो शासन नितांत केंद्रीकृत था। 3 नंबर में देखेंगे कह रहा है उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था। अब ये कह रहा है कि कूट कौन कौन सही है, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन जो ये कूट 1 और कूट 3, यहाँ पे देखिए ये कूट 1 जो आपका सही है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैव्य अधिकारों का दावा करते सही। और भूमि दान का परंपरा जो लाया गया वो गुप्त सम्राट के द्वारा ही लाया गया। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में कह रहा अशोक का रुम्नीदेयी संबंध है। देखिए अशोक का रुम्नीदेयी किससे संबंध है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है। देखिए इसमें है कि रुम्नीदेयी जो है वो बुद्ध के जन्म से है। रुम्नीदेयी किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 बुद्ध के जन्म से है। इसके बारे में जानेंगे। देखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा वहां एक शिलास्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया। कहाँ, लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर वहां माफ कर दिया तथा भू राजस्व जो था वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया लुम्बिनी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। 5 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की निंदा करने पर कोई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी मतलब बनाई थी।
देखिए ये मार्टिन को चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा कर कर कई नरमपंथी जो थे पार्टी ने छोड़कर एक कौन सी पार्टी बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्वराज पार्टी, बी इंडियन फ्रीडम पार्टी, और सी इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, और डी में दिया इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो इंडियन इंडियन लिबरल फेडरेशन, इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया। ये लोग जो नरमपंथी थे वो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट आया था उसे निंदा करते। देखिए मॉन्टेगू मॉन्टेगू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में विभिन्नता विभिन्नता आ गया। उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस में पुनः विघटन हो गया। सूरत का विघटन जो हुआ था 1907 में, आप लोग मालूम होगा सूरत विघटन विघटन कब हुआ था 1907 में। 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया, कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। और पर इस बार जो नरमपंथियों थे ने ही कांग्रेस छोड़ दिया। पहले क्या होता था कि पहले उग्रवादी छोड़ते थे, लेकिन इस बार नरमपंथियों द्वारा कांग्रेस छोड़ दिया गया। जो थे उसका नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को नेतृत्व में कांग्रेस ने उदारवादी और नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर क्या किया, इंडियन लिबरल फेडरेशन मतलब अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। जो इसका जो अगुवाई कर रहे थे वो कौन थे, वो हमारे उदारवादी नेता जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनर्जी थे। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, 6 में देखेंगे मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं थे। तो स्वराज दल में पूछा रहा कि स्वराज दल में मतलब कौन से नेता इसमें नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका जो आंसर होगा श्रीनिवास अय्यर ये भी थे, श्रीनिवास अय्यर ये थे, चित्तरंजन दास ये भी थे, और विट्ठल भाई पटेल ये भी थे। देखिए इसका जो आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी उपरोक्त सभी थे इसमें। 7 में क्या कह रहा है, 7 में कह रहा है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किसका मतलब किससे संबंधित है, ये कथन किसने मतलब कहा है। देखिए ये कथन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे असहयोग आंदोलन से, गांधी की दांडी यात्रा से, व्यक्तित्व सत्याग्रह से, भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका जो आंसर होगा ये गांधी की दांडी यात्रा से, गांधी का जो दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था इसी से ये कथन मतलब संबंधित है। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। देखिए 5 अप्रैल 1930 को गांधी ने कब से दांडी यात्रा कब स्टार्ट किया, 5 अप्रैल 1930 से 30 से गांधी ने दांडी नामक यात्रा स्टार्ट की और नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए और सभी देश व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उसी समय संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। देखिए पहला में दिया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा में दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन सम्मेलन, तीसरा में भगत सिंह की फांसी, या चौथा में दिया गांधी इरविन समझौता। तो इसमें समझेंगे। देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 4 3 2 है, 4 3 2 है। पहले चौथा जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर भगत सिंह को फांसी हुआ था, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सम्मेलन हुआ था, फिर लास्ट में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। भगत सिंह को जो 5 मार्च, देखिए इसमें थोड़ा टेक्निकल है आप समझेंगे कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। और जो हमारे भगत सिंह को फांसी दिया गया था वो 23 मार्च 1931 को। ठीक, ठीक। उसी तरह कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था 26 से 29 मार्च 1931 को ही हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 को। ठीक, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 9 देखेंगे। 9 में कह रहा है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। आमरण अनशन जो था वो महात्मा गांधी ने कब प्रारंभ किया था। तो
तो इसका आंसर होगा कम्युनल अवार्ड के समय। क्या? कम्युनल अवार्ड के समय गांधी ने आमरण अनशन स्टार्ट किया था। देखिए ये जो किया था पहला आमरण अनशन 20 सितंबर कब 20 सितंबर ये 20 सितंबर 20 सितंबर कब 1932 को कम्युनल अवार्ड के समय गांधी जी ने आमरण अनशन मतलब मतलब स्टार्ट किया था। ठीक, ये अरबदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर को अम्बेडकर और गांधी के मतलब अनुयायियों के माध्यम से पूना समझौता के बाद समाप्त हुआ। ये कब समाप्त हुआ? पूना समझौता के बाद ये समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या कह रहा है? 10 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है एक नंबर नौपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टूंस नदी नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेमने सूरियर से मतलब ने प्राप्त किया है। दूसरा क्या है? नौपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। तीसरा क्या? मेहरगढ़ से कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उपयुक्त में से आपको कथन बताना कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 ये भी सही है और 2 ये भी सही है और 3 ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? जो 1935 में अधिनियम द्वारा स्थापित जो संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसको प्रदान की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल किसको दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में कह रहा है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो देखिए ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई थी। देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा धारा कितना है? धारा 42 से प्रेरित है। यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद है अनुच्छेद 123 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ही दी जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? मतलब किसका मतलब ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए जो इसका आंसर है दाब पर ध्वनि का वेग का किसी का मतलब उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए ध्वनि तरंगों एवं अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग कैसे होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है जो ठोस द्रव गैस तीनों के माध्यम से संरक्षित हो सकती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, परंतु दाब परिवर्तन का ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दाब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 का है प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है, गैस कौन होती है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा नियोन। देखिए ये जो होता है गैस विसर्जन नलिका अथवा लैंप कृत्रिम प्रकाश स्रोत जो होता है जो किसी आयनीकृत गैस में विद्युत विसर्जन के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करती है। आप लोग लाइट देखे होंगे वही सब इसमें नियोन गैस ही भरा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 कह रहा है कि सूखे बीज नामक रोग निम्नलिखित में किसके कारण होती है? तो ये जो है ये सूक्ष्म कीट के कारण होती है। सूक्ष्म कीट के कारण देखिए खाज अथवा स्केबीज जो सूक्ष्म कीट सरकोप्टेस स्केबीज के कारण होती है। देखिए ये एक 8 पैर वाला ऑर्थोपोडा संघ का समूह कीट होता है। इसी से ही सूक्ष्म कीट इसे कहा जाता है। सूक्ष्म कीट से ही क्या होता है? सूखे बीज नामक रोग होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में कह रहा है 16 में कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित की गई थी? तो जो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहा है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में संचार के क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि की गई थी। ठीक, देखिए ये जो है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च ये जो चलिए 2002 से कब चली? 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। और इस अवधि में मतलब 10वीं पंचवर्षीय योजना का संचार क्षेत्र में किस क्षेत्र में? संचार क्षेत्र में कितना वृद्धि हुई थी? 15% की वृद्धि हुई थी। 15% की वृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इसमें मतलब इस
मतलब इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 कह रहा है भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित सीमित देयता का प्रथम बैंक था। कौन सा बैंक था? तो देखिए, ये जो बैंक था वो अवध कमर्शियल बैंक था। कौन था? अवध कमर्शियल बैंक था। ये जो देखिए सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित जो बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, भारतीयों द्वारा संचालित, ये जो था भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। जबकि भारतीयों द्वारा स्थापित वो पूर्ण देयता वाला जो बैंक था वो कौन था? पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। 1894 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में कह रहा है भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से मतलब कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, इसमें देखेंगे मूल स्थिरता, ये सही है। पूर्ण रोजगार, ये भी सही है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन ये उद्देश्य नहीं है। धन तथा आय का नियोजित वितरण, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में क्या कर रहा है? मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम है? देखिए, ये जो है ऑप्शन ए दिया है, आयगत आयगत निर्यात में वृद्धि, ये नहीं है। आयगत में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, निर्यात में वृद्धि और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, निर्यात में वृद्धि तथा भुगतान संतुलन में सुधार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? इसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। जो इसका आंसर होगा पश्चिमी, देखिए पश्चिमी घाटी को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युक्त सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा जलप्रपात जो है इसमें सुमेलित नहीं है, आप लोग को बताना है। देखिए, ये जो है दसों कांची, दसों कांची, ये सही है। हुंड्रू जो है स्वर्ण रेखा पे है, ये भी सही है। और जो लोग बाकर जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। जोन्हा राहु, ये भी सही है। देखिए, ये लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी मतलब बूढ़ा घाटी जलप्रपात झारखंड से लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे है? जो लोध लोध जलप्रपात जो है कौन सी नदी पे है? बूढ़ा बूढ़ा घाटी बूढ़ा घाटी में बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड में यह स्थापित है। कहाँ है? झारखंड के किस जिले में? लातेहार जिले में स्थित है। ठीक, यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ये लोध जलप्रपात, जो कि जिसकी ऊंचाई जो है 469 फीट ऊंचा है। 469 फीट ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में कहा है चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी पे कौन सा बांध निर्मित है? देखिए, चंबल नदी पे गांधी सागर बांध निर्मित है। देखिए, ये चंबल परियोजना जो है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के संयुक्त उपक्रम है जो चंबल नदी पर स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पिपली घाट दर्रा, ये पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट तो जो दर्रा है, ऑप्शन नंबर बी अरावली पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरावली पर्वत पर स्थित है। 24 देंगे। पुस्तकों के नाम तथा उनके लेखकों को सुमेलित तथा सही कूट चुने। इसमें इसमें पुस्तकों का नाम, इसमें सही कूट चुना है। तो देखिए, आलमगीरनामा जो है वो मुंशी मुंशी मोहम्मद काजिम द्वारा लिखा गया था। और तबकाते अकबरी जो है वो निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा था? निजामुद्दीन अहमद द्वारा। और ये जो चहार चमन जो है ये चंद्रभान ब्राह्मण द्वारा लिखा गया था। और इकबाल नामा जो है जहांगीरी, ये मोहम्मद खान द्वारा लिखा गया था। ठीक, मिलान कर लेंगे। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में कह रहा है अबुल फजल द्वारा जो अकबरनामा पूरा किया गया था, मतलब कितने दिनों में अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, आपको बताना है। तो ये अकबरनामा जो थे, इसमें जो देखिए अकबरनामा को टोटल 6 साल में लिखा गया था, लेकिन ये 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष दिया, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक, देखिए अकबरनामा को 9 साल में एक अबुल फजल ने, देखिए 1590 से 1596 के बीच में अबुल फजल ने कुल 9 वर्ष में अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए 26 में कह रहा है कि ऑब्सीडियन देखिए ऑब्सीडियन और एडेसाइट्स और पैरोडाइट तथा गैब्रो क्या है? मतलब ये क्या है? देखिए, ये जो है चट्टान है,
कैसा चट्टान है? बहिर्बोधि चट्टान है। कैसा चट्टान है? बहिर्बोधि चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 कह रहा है कि सुलेमान तथा कीरधर पर्वत श्रेणियां कहाँ पाई जाती है? सुलेमान पर्वत श्रेणियां और कीरधर पर्वत श्रेणियां कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में। नाम से समझ जाइए सुलेमान से, और ये सुलेमान से आप समझ जाइए कि पाकिस्तानी नाम है, तो पाकिस्तान में पाई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 में कह रहा है हिमालय पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन इसमें हिमालय पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है? देखिए, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय, ये तीनों है। काराकोरम हिमालय नहीं है, हिमालय पर्वत की श्रेणियों में ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? देखिए, ए में दिया लद्दाख, बी में दिया शिवालिक। देखिए, शिवालिक है जो ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। पीर पंचाल है, जास्कर है। ठीक। अब देखिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 जो है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? ये तो आप लोगों को मालूम है। हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई थी वो टार्सियन युग में हुई थी, टार्सियन काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 31 देखेंगे। कह रहा है कि तीस्ता तथा काली नदियों के बीच में कौन सा हिमालय का भाग पड़ता है? तो तीस्ता और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? नेपाल हिमालय का भाग पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? देखिए, गोदावरी नहीं, देखिए माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। 33 है निम्नलिखित में से पलाय झील, मतलब पलाया झील, निम्नलिखित में से पलाया झील का उदाहरण कौन है? तो पलाया झील जो है, पलाया झील का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी, डिडवाना जो है, डिडवाना पलाया झील का एक उदाहरण है। पलाया झील का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34 देगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। 35 देखेंगे। 35 में कह रहा है दामोदर कोयला क्षेत्र किस प्रकार का जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? मतलब दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार का जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? देखिए, इसमें इसमें दामोदर कोयला क्षेत्र में जालीनुमा जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 में निम्नलिखित में कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? मतलब पंचनद से संबंधित नहीं है। देखिए, रावी है, ब्यास है, सतलज है और चंबल नदी जो है वो पंचनद से संबंधित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 में तावा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी तो है नर्मदा नदी के सहायक नदी है। किस नदी के सहायक नदी है? नर्मदा नदी के सहायक नदी है। और इसी तरह करा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है जब अवसादी संपीड़ित एवं जुड़ते हैं। यह प्रक्रिया जानी जाती है किस नाम से जानी जाती है? देखिए, ये प्रक्रिया जो होता है सीली भवन के नाम से जानी जाती है। देखिए, नवीन निक्षेपित अवसादों के संपीड़न होने एवं जुड़ने के फलस्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों के निर्माण की यह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? सीली भवन के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 लिखेंगे। 39 में करा निम्न में से कौन सा मैग्मा ठोस होने पर दीवार की तरह निर्मित होता है तथा जो अवसादी सेल के संस्तर पर लगभग लंबवत होता है। देखिए, यहाँ पे याद करेंगे मैग्मा कौन सा है जो इस तरह लंबवत होता है जमकर। ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो डाइक होगा। कौन है? डाइक। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, डाइक होगा। देखिए, डाइक मध्यवर्ती अग्नेय चट्टानों का एक रूप होता है। जब धरातल के नीचे लावा जमा अवसादी चट्टानों के मतलब इस तरह लंबा स्तरीय के लगभग लंबवत होती है तो उसे क्या कहा जाता है? डाइक कहा जाता है। देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मोहरोबिसिक मोहरोबिसिक असंतता अलग करती है। किसको अलग करती है? देखिए, ये जो है ऊपरी मेंटल तथा निचली प्रॉपर्टी को अलग करती है। कौन? ऊपरी मेंटल तथा निचली प्रॉपर्टी को अलग करती है। देखिए, भूपट्टी एवं मेंटल के संपर्क क्षेत्र जो होता है, पी तरंगों के वेग जो होता है 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 9.7 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इस असंबद्धता को मोह असंबद्धता कहा जाता है। ये सामान्यतः 30 से 35 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही है? तो ये जो आंसर होगा, देखिए, अपर्दन चक्र की प्रौढ़ अवस्था में होती है, अपर्दन चक्र की युवा अवस्था में, अपर्दन चक्र की वृद्धावस्था में, प्राचीन पर्वत की पुनर्युग में। देखिए, निम्न में कौन सा सही कथन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन पर्वतों के पुनर्युगन में। देखिए, और क्वेश्चन नंबर देखिए
क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्प डायनासोर के विलुप्त होने तथा फूलों वाली वनस्पति एवं सरीसृप की वृद्धि से अधिक संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा क्रिटेशियन युग। कौन है? क्रिटेशियन युग। क्रिटेशियन, इसके बारे में देखिए, क्रिटेशियन काल डायनासोर के विलोप होना, फूलों वाली वनस्पति तथा रेप्टाइल की अधिकता से संबंधित है। इस समय में ऐसे पुष्पों का विकास हुआ जिसका संबंध कीड़ों मकोड़ों के आवास प्रसाव मतलब आवास और प्रवास से संबंधित था। 42 क्वेश्चन को 43 देखेंगे। 43 में कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना के निम्नलिखित स्वयंबद्धता कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। देखिए, एक दिया है सौर मंडल आदि सूर्य तथा अन्य अंतर्वैदिक तारा से बना था। अंतर्वैदिक तारा आदि सूर्य की तुलना में छोटा था। तीसरा दिया आदि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता था। और चौथा दिया अंतर्वेदी तारा की ज्वारीय शक्ति आदि सूर्य से अधिक थी। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। 1, 2 और 3 सही है। देखिए 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। 44 में क्या करा, निम्नलिखित वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए कुछ को सही उत्तर मतलब आपको चुनना है। कथन कर रहा है कि उस कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की उपेक्षा लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब कह रहा है कि व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर जल का उत्प्रवाह करती है तथा पूर्वी तट पर जल को जमा करती है। तो आपको कथन और कारण में आपको आंसर बताना है। तो देखिए ये दोनों सही है, ए भी सही है और कारण भी सही है। देखिए ए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कथन ए और आर दोनों सही है और जो आर जो है आर वो ए की सही स्पष्टीकरण मतलब व्याख्या कर रही है। 45 देखेंगे। 45 में कह रहा है कि आपको इसको निम्नलिखित सूची सुमेलित करना है। इसमें क्या करना है? सूची आपको सुमेलित करना है। जो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है, अम्ल वर्षा जो होता है, अम्ल वर्षा, ये अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? सल्फर को ऑक्साइड के कारण होता है। देखिए ये जो होता है अम्ल वर्षा सल्फर को ऑक्साइड ऑक्साइड के कारण होता है। और देखिए ओजोन क्षरण, ओजोन वाहनों के धुआं में क्या होता है? वाहनों के धुआं में नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। वाहनों के धुआं में नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। और सी में देखेंगे, सी में जो होता है जो ओजोन क्षरण जो किसके कारण हो रहा है? CFC के कारण, CFC के कारण। इसमें जो क्वेश्चन जो है इसमें कुछ कटा हुआ है, ठीक। और भूमंडल का गर्म होना किसके कारण हो रहा है? नाइट्रोजन के कारण हो रहा है। भूमंडलों गर्म किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 में क्या कर रहा है? 46 देखेंगे, इसमें इसको मिलान करना है। आपको मिलान करना है कि इसमें कौन सही होगा। 46 आपको मिलान करना है। 46 में कौन कौन इसमें सही मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। 47 देखेंगे। 47 में कह रहा कि देखिए बोल्टा बेसिन अवस्थित है। बोल्टा बेसिन कहाँ अवस्थित है? ये घाना में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? घाना में अवस्थित है। और 48 देखेंगे। 48 में कह रहा कि फैलेंडर प्रदेश पारंपरिक उत्पादक मतलब उत्पादक रहा है। जो फैलेंडर्स प्रदेश है किस मतलब उत्पादक के लिए पारंपरिक रहा है। तो 48 जो इसका आंसर होगा वस्त्र का। फैलेंडर्स जो प्रदेश है वहाँ पे वस्त्र का उत्पादन। देखिए ये जो है उत्तर पश्चिम बेल्जियम तथा सीमावर्ती फ्रांस को फ्लैंडर्स प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश सूती ऊन या लियन कपड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और 49 नंबर देखेंगे। 49 पर रहा गंगा गंगा पोवाडक गंगा पोवाडक परियोजना संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? देखिए गंगा पोवाडक परियोजना जो है बांग्लादेश से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध देखिए उलंग, ये उलंग चाय पैदा की जाती है। उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? देखिए ये विश्व प्रसिद्ध है, ये ताइवान में प्रसिद्ध मतलब उलंग चाय कहाँ होती है? ताइवान में होती है। देखिए ताइवान विशेष किस्म के चाय जिसे उलंग चाय कहा जाता है के उत्पाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ इसकी कृषि उत्तर पश्चिम भाग में की जाती है। उत्पाद का अधिकतम भाग अमेरिका को ये निर्यात कर देता है। इसके साथ ये टोटल 50 क्वेश्चन का ये मॉडल सेट यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगर आप लोग को ये मॉडल सेट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें ताकि उनको भी तैयारी करने में आसानी हो। इसी के साथ
हम ये सेट खत्म करते हैं। धन्यवाद।